सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस। मैं अनुराग आनंद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के सिविक्स के पहले चैप्टर पावर शेयरिंग के बारे में। सिविक्स के पहले चैप्टर पावर शेयरिंग के बारे में, ठीक है। धीरे धीरे करके समझेंगे और जानेंगे पहले कि पावर शेयरिंग होता क्या है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पावर शेयरिंग। तो फ्रेंड, अगर बात करूं मैं पावर शेयरिंग का, तो पावर शेयरिंग का मतलब होता है डिवीज़न ऑफ पावर। जी हाँ, पावर का डिवीज़न अलग अलग गवर्निंग बॉडीज़ के बीच में, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में। ऐसा नहीं कि कोई भी पावर उठा के किसी के भी हाथ में दे दिया गया, वैसा नहीं। एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में जब पावर का डिवीज़न हो जाए अलग अलग गवर्निंग बॉडीज़ के बीच में, तो वैसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं पावर शेयरिंग। अगर पावर शेयरिंग का हिंदी मतलब हम लोग ले तो वो हो जाएगा सत्ता का साझेदारी या सत्ता का बंटवारा, ठीक है। इंडिया जैसे कि हम लोग जानते हैं एक डेमोक्रेटिक नेशन है, और डेमोक्रेसी में होता ये है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं इलेक्टेड, ठीक है। और इलेक्ट उनको करते कौन है? जो बेसिकली इस देश के सिटीजन है, जो देश के लोग हैं, उन्हीं के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। अब क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों के द्वारा चुना गया होगा, तो जाहिर सी बात है जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो चाहेगी कि पावर का क्या हो जाए, शेयरिंग हो जाए अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन चला पाना काफ़ी आसान हो सके और उससे लोगों को भी सुविधा हो और देश आगे बढ़े, ठीक है। तो अगर किसी को लिखना हो तो लिख सकते हैं, वीडियो रोक कर लिख ले। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ केसेस जो एनसीईआरटी के हिसाब से किताब में दिया हुआ, एनसीईआरटी के किताब में दिया हुआ पावर शेयरिंग से रिलेटेड केसेस। पहला केस हम लोग बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे और आगे देखेंगे हम लोग श्रीलंका, ठीक है। तो अगर बेल्जियम के केस के बारे में बात करें या बेल्जियम के बारे में बात करें, तो पावर शेयरिंग का जो केस है बेल्जियम में, वो बताया जा रहा है कि गुड गवर्नेंस, ठीक है। आगे चैप्टर में समझेंगे कैसे बेल्जियम के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को गुड गवर्नेंस और पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ बताया गया है, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस और पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी से होता क्या है कि लोगों के बीच में आपसी मतभेद कम होता है और सोसाइटी में पीस इस्टेब्लिश होता है। और कोई भी सोसाइटी, कोई भी देश तभी आगे बढ़ पाएगा जब वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक तरीके से स्टेबिलिटी रहे, स्टेबल रहे। अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अनस्टेबल रहेगा तो देश को फंक्शन करने में, देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और ये गुड गवर्नेंस और पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी का एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर बेल्जियम का केस को लेकर दिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे श्रीलंका का केस, जहाँ पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही थी कि किसी एक कम्युनिटी का सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया जाए, और वो कम्युनिटी थी सिन्हाला कम्युनिटी, सिन्हाला बोलने वाली कम्युनिटी, ठीक है। मतलब सरकार सभी के द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है और आप चाह रहे हो कि किसी एक कम्युनिटी का मेजोरिटी या फिर एक कम्युनिटी का सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ लोग आपस में लड़ेंगे और सिचुएशन सिविल वॉर जैसा क्रिएट हो जाएगा देश के अंदर, ठीक है। सबसे पहले आइए समझते हैं हम लोग बेल्जियम का केस कि कैसे इसको कहा गया, एक गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल दिया गया। अगर दोस्त हम लोग बेल्जियम के बारे में बात करें, ठीक है, बेल्जियम, तो बेल्जियम एक देश है यूरोपियन कंटिनेंट में। कहाँ पर? यूरोपियन कंटिनेंट में, ठीक है। और बेल्जियम इंडिपेंडेंट हुई थी 1830। अगर हिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़े होंगे तो वहाँ जुलाई रेवोल्यूशन का जिक्र आता है। उसी जुलाई रिवॉल्यूशन के बाद यूके से अलग होकर बेल्जियम एक देश बना, आज़ाद देश बना 1830 में, ठीक है। बेल्जियम का अगर कैपिटल का बात करें तो वो है ब्रुसेल्स,
या ब्रसल्स कहा जाता है। और एनसीईआरटी के अंदर एक काफ़ी मज़ेदार सा कंपैरिजन दिया हुआ है बेल्जियम का एरिया के टर्म में। अगर बेल्जियम के एरिया के बारे में बात किया जाए, एरिया मतलब जो बेल्जियम का कितना क्षेत्र है, बेसिकली बेल्जियम कितने एरिया तक फैला हुआ है, अगर उसका बात करें तो एक काफ़ी अच्छा कंपैरिजन दिया हुआ और कहा जा रहा है कि बेल्जियम जो है इंडियन स्टेट हरियाणा से भी छोटा है इन टर्म ऑफ एरिया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बेल्जियम का कंपैरिजन किस इंडियन स्टेट के साथ दिया हुआ है, बेल्जियम किस इंडियन स्टेट से एरिया के टर्म में छोटा है, तो हरियाणा से। ठीक है, अब बेल्जियम का बात करें तो वो 4 देश से अपना बाउंड्री लगाता है, 4 देश से। अब 4 देश है तो कौन कौन? सबसे पहले फ्रांस, सबसे पहले फ्रांस, उसके बाद जर्मनी, एक देश है लग्जमबर्ग और एक है नीदरलैंड। नीदरलैंड बेसिकली एक कुछ देशों का एक समूह था, ठीक है, फेडरेशन है ये, इसीलिए इसको द नीदरलैंड्स कहा गया। तो इन चारों देश से बेल्जियम अपना बाउंड्री शेयर करती है। तो किन 4 देश से बाउंड्री अपना शेयर करती है बेल्जियम? तो एक तो है फ्रांस, एक है जर्मनी, ठीक है, एक है लग्जमबर्ग और एक है नीदरलैंड। 2 नंबर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर ये किसी को लिखना हो तो लिख सकते हैं, वीडियो रोक कर लिख ले। बेल्जियम में आगे हम लोग बढ़ेंगे, बेल्जियम के केस के बारे में देखेंगे। हो गया, बढ़े आगे, चलिए ठीक। तो बेल्जियम का अगर हम लोग एथनिक कंपोजिशन के बारे में देखें, एथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली कंपोजिशन विच इज रिलेटेड टू समवंस कल्चर। कल्चर से रिलेटेड जो कंपोजिशन होता है उसको हम लोग कहते हैं एथनिक कंपोजिशन। और इस एथनिक कंपोजिशन में जो हम लोग का एक मेन पर्सपेक्टिव रहेगा वो रहेगा लैंग्वेज या फिर लिंग्विस्टिक बेसिस, लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है। तो बेल्जियम का अगर बात करें तो बेल्जियम ब्रॉडली 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। पहला रीजन है फ्लेमिश रीजन। कौन सा रीजन? फ्लेमिश रीजन, ठीक है। एक है वलोन रीजन या फिर वलोनिया रीजन और एक है जर्मन स्पीकिंग रीजन। तो ये 3 रीजन में बेल्जियम डिवाइडेड है। और फ्लेमिश रीजन के बात करें, फ्लेमिश रीजन के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पर बेल्जियम की टोटल 59% पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। वलोनिया रीजन का बात करें तो वहाँ पर टोटल पॉपुलेशन 40% रहती है और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन जो थी बेल्जियम के अंदर वो है 1%। जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन कितना है? 1%, ठीक है। फ्लेमिश रीजन में जो 59% पॉपुलेशन रहती है वो डच लैंग्वेज बोलती है। कौन सा लैंग्वेज? डच असल में एक लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है कौन? फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग। वलोनिया रीजन में जो 40% पॉपुलेशन है वो फ्रेंच लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। कौन सा लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो पूरे बेल्जियम में 59% पॉपुलेशन क्या बोल रही है? डच बोल रही है। तो जाहिर सी बात है डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में रहेगी। मेजॉरिटी क्या होता है? मेजॉरिटी बेसिकली वैसे एक नंबर को दिखाता है जो कि लार्ज प्रोपोर्शन में मौजूद रहता है, ठीक है। और माइनॉरिटी का मतलब जो कि लेस रहे, कम रहे नंबर में। तो वैसे कम्युनिटी को हम लोग क्या कहेंगे? माइनॉरिटी कम्युनिटी। जैसे इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी है मुस्लिम्स, लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी भी है मुस्लिम्स। हिंदूज जो है वो मेजॉरिटी में है। उसी तरीके से बेल्जियम में जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन था वो क्या था? मेजॉरिटी में। और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी था वो था माइनॉरिटी में, क्योंकि इसका संख्या कम है। देख के ही पता चल रहा है फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग कितना है? 59% और फ्रेंच स्पीकिंग वलोनिया रीजन में 40%। तो ये कंपोजिशन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। वीडियो रोक कर लिख ले इसको, तब आगे बढ़ते हैं। बहरहाल अगर अभी जस्ट कुछ देर पहले ही बात किया था मैंने
कि बेल्जियम का जो कैपिटल है वो क्या है, ब्रुसेल्स। बेल्जियम का कैपिटल के बारे में बात करें तो वो क्या है, ब्रुसेल्स। और यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट होगा बेल्जियम के अंदर। हो क्या रहा है, बेल्जियम का अगर बात करें तो बेल्जियम में कंपोजिशन कुछ इस तरीके का दिख रहा था। डच स्पीकिंग लोग जो थे वो मेजॉरिटी में थे, फ्रेंच बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में थे। लेकिन वहीं अगर ब्रुसेल्स का बात करें तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो थे वो यहाँ पर आ गए थे मेजॉरिटी में। फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो थे वो आ गए मेजॉरिटी में और डच स्पीकिंग लोग आ गए माइनॉरिटी में। ये बेसिकली केस एकदम उल्टा हो गया बेल्जियम के मुकाबले। ठीक है, बेल्जियम में डच बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में थे, लेकिन वहीं बेल्जियम के कैपिटल में डच बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में आ गए। और फ्रेंच बोलने वाले लोग जो बेल्जियम में माइनॉरिटी में थे 40% पॉपुलेशन के साथ, 40% पॉपुलेशन के साथ वो यहाँ पर आ गए कहाँ, 80% पॉपुलेशन के साथ मेजॉरिटी में। तो ये कंपोजिशन था ब्रुसेल्स, जो कि कैपिटल सिटी था किसका, बेल्जियम का। ठीक है, तो हो क्या रहा था यहाँ पे कि कंपोजिशन जो था अलग अलग सोशल ग्रुप का एकदम अलग हो गया। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का कंपोजिशन थोड़ा सा अलग हो गया था। ठीक है, बेल्जियम में और ब्रुसेल्स में, बेल्जियम और ब्रुसेल्स दोनों ही जगह जो कंपोजिशंस था वो सोशल ग्रुप का अलग हो गया, जिसके वजह से वहाँ पर माहौल एकदम तनाव जैसा बन गया था। डिस्ट्रेस वहाँ पर ज़्यादा क्रिएट हो गया था। डच कम्युनिटी का अगर बात करें तो वो बेल्जियम में तो मेजॉरिटी में थे, लेकिन ब्रुसेल्स में आ गए माइनॉरिटी में। केस एकदम उल्टा हो गया। फ्रेंच कम्युनिटी के साथ भी वैसा ही था। बेल्जियम में थे माइनॉरिटी में, बेल्जियम में इनका पॉपुलेशन कितना था, 40%। लेकिन ब्रुसेल्स का बात करें जहाँ ये मेजॉरिटी में थे तो यहाँ इनका पॉपुलेशन था 80%। इसके पीछे एक हिस्ट्री छुपा हुआ है। असल में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर आप पढ़िएगा हिस्ट्री में तो वहाँ आपको पता चलेगा, जस्ट पहले ही चैप्टर में है। अब डिस्ट्रेस क्रिएट हुआ कैसे, जो फ्रेंच कम्युनिटी थी ब्रुसेल्स के अंदर, फ्रेंच कम्युनिटी जो ब्रुसेल्स के अंदर थी मेजॉरिटी में 80% पॉपुलेशन के साथ, वो डच कम्युनिटी के कंपेयर में थोड़ा से रिच थे, मतलब पैसे वाले थे, पढ़े लिखे भी थे और सारा रिसोर्स को एक्वायर भी करके बैठे हुए थे और एक्सेस भी था इनके पास रिसोर्स का, जिसकी वजह से ये फ्रेंच कम्युनिटी क्या करती थी, डच कम्युनिटी को करती थी ऑपरेस। ठीक है, हमेशा दबाना चाहती थी, कोशिश करती थी कि उसके ऊपर डोमिनेट किया जाए। कहाँ पर, कैपिटल के अंदर। और केस जस्ट इसका उल्टा था बेल्जियम के अंदर, क्योंकि वहाँ पर डच लोग जो मेजॉरिटी में थे वो ऑपरेस करते थे किसको, फ्रेंच को। तो यहाँ से क्या हो गया, दोनों ही कम्युनिटी के बीच में तनाव बढ़ गया। ठीक है, और तनाव बढ़ने के बाद जो था वो सरकार को मजबूर कर दिया कि आप पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में बदलाव कीजिए, डच को थोड़ा ज़्यादा पावर दीजिए या फ्रेंच को थोड़ा ज़्यादा पावर दीजिए, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों ही जगह कम्युनिटी का कंपोजिशन अलग अलग है। तो वहाँ पर सरकार एक्शन में आई और पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को फिर रीअरेंज की, पावर शेयरिंग को रीअरेंज की। अरेंजमेंट या एकोमोडेशन क्या क्या हुआ, तो सबसे पहला अरेंजमेंट तो ये हुआ कि 23 साल के अंतराल के अंदर ही अंदर, यानी 1970 से लेकर 1993 के बीच में बेल्जियम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदली। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया गया, जो फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर थे और डच बोलने वाले मिनिस्टर थे दोनों को ही बराबर रखा गया। मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर एक्स नंबर के मिनिस्टर ऐसे थे जो फ्रेंच बोल रहे थे, तो एक्स नंबर के ही डच स्पीकिंग मिनिस्टर को रखा गया, जहां पर दोनों ही मिनिस्टर्स के नंबर्स को बराबर रखा गया, ताकि कोई भी कानून अगर बनाना हो तो दोनों कम्युनिटी आपस में डिस्कस करके फिर कानून बनाए। कोई एक मेजॉरिटी कम्युनिटी का
प्रिवेलेंस नहीं होना चाहिए, इसको रोकने के लिए किया गया ऐसा। स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया, ठीक है, मतलब सबसे पहले यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को रीस्ट्रक्चर्ड किया गया। इसके बाद बोला गया कि स्टेट का देखभाल करने के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट बना रहे हैं। अब यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट को यूनियन नहीं चलाएगी, बल्कि स्टेट के लिए एक अलग से गवर्नमेंट दिया गया। साथ ही साथ ब्रुसेल्स, जहाँ पर कंपोजिशन बेल्जियम के कंपैरिजन में अलग था, ठीक है, ब्रुसेल्स जहाँ पर कंपोजिशन बेल्जियम के मुकाबले अलग था, उसको एक अलग गवर्नमेंट दिया गया, ठीक है, ब्रुसेल्स को एक सेपरेट गवर्नमेंट दिया गया। बोला कि ब्रुसेल्स आप सेपरेट गवर्नमेंट ले लीजिए और आप अपने तरीके से चलाइए उसको। और यहाँ तक कि एक सबसे मज़ेदार सा बात कि एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया यहाँ पर, थर्ड लेवल गवर्नमेंट, जिसको कहा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। यानी स्टेट के नीचे भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया जिसको कहा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट, स्टेट लेवल के नीचे, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम ये था कि आप डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए लोकल लेवल पर। किस पर? लोकल लेवल पर। मतलब अब जो ग्रास रूट लेवल है उसके लिए भी बेल्जियम क्या करी, बेल्जियम गवर्नमेंट एक अलग से गवर्नमेंट बना दी, उसका नाम दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब यूनियन पूरे देश के लिए एक, हर स्टेट के लिए एक और हर लोकल लेवल के लिए एक, मतलब पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को एकदम रीयूनिफाई किया गया बेल्जियम गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब जब इतना सॉलिड रीअरेंजमेंट किया गया तो उससे हुआ क्या कि देश के अंदर आ गया शांति। शांति नाम की लड़की नहीं, शांति मतलब पीस, ठीक है। और जैसे ही पीस आया, सोशल ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर, ये सब स्टेबल हो गया। और स्टेबिलिटी के साथ जितना भी चांसेस था दोनों कम्युनिटी के बीच में, दोनों सोशल ग्रुप्स के बीच में मारकाट का, वो सारा मारकाट का संभावना यहाँ निरस्त हो गया, समाप्त हो गया। और इसको देखते हुए यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट से खुश होकर यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स शिफ्ट किया, या ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर के रूप में चुना, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 नंबर के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर किसी को लिखना हो तो लिख सकते हैं, वीडियो रोक कर लिख लें, वीडियो रोक कर लिख लें। बढ़ते हैं आगे और आते हैं अपने दूसरे केस श्रीलंका के ऊपर। चलिए देखते हैं। श्रीलंका के बारे में बात करें अगर फ्रेंड, तो श्रीलंका का पुराना नाम सेलोन है, CEYLON। कॉलोनियल पीरियड में श्रीलंका को सेलोन नाम से जाना जाता था। और श्रीलंका का अगर बात करें तो ये 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ। और श्रीलंका जो है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के अंदर रही है काफ़ी सालों तक। ट्रेडिंग पर्पस के वजह से ब्रिटिश यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते थे प्लांटेशन, ठीक है। और ये बात को याद रखिएगा क्योंकि अभी काम आएगा। श्रीलंका का अगर एथनिक कंपोजिशन देखा जाए तो अगेन एथनिक कंपोजिशन का मतलब सम कंपोजिशन विच इज़ रिलेटेड टू कल्चर एस्पेक्ट से। और यहाँ पे कल्चर में हम लोग लैंग्वेज देखेंगे। अगेन यहाँ पर लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक का मतलब ये होता है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज, और लैंग्वेज किससे रिलेट करता है? अपना कल्चर से, ठीक है। श्रीलंका का अगर हम लोग कंपोजिशन के बारे में बात करें तो श्रीलंका में एक थी सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी, एक थी तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी, ठीक है, और एक थी क्रिश्चियंस। सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी का बात करें तो वो 74% थी पूरे श्रीलंका के अंदर, ठीक है। श्रीलंका के अंदर सिन्हाला बोलने वाले लोगों की संख्या जो थी वो थी 74%। कितना? 74%। और सिन्हाला बोलने वाले लोग जो थे वो बुद्धिस्ट थे मोस्टली। गौतम बुद्ध
बुद्धिस्ट रिलीजन को या बुद्धिज़्म को फॉलो किया करते थे। अब 74% में है तो जाहिर सी बात है ये कम्युनिटी जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी बनेगी, और ऐसा वैसा मेजॉरिटी नहीं बल्कि 74%, मतलब मोर देन 70% है। इसके आसपास भी कोई कम्युनिटी नहीं है अगर नंबर्स का बात किया जाए तो, ठीक है। किस कम्युनिटी के आसपास? सिन्हाला कम्युनिटी के आसपास। आगे अगर बात किया जाए तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन, तो श्रीलंका में 18% पॉपुलेशन थी जो तमिल बोला करती थी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारा का सारा नेटिव था। श्रीलंका का अपना नेटिव 13% था इसमें। मतलब जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन था वो भी दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड था, एक श्रीलंकन तमिल और एक इंडियन तमिल। अब इंडियन तमिल से क्या मतलब है? तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट ये आज़ाद हुआ था कब? श्रीलंका 1948 में। आज़ादी से पहले ये ब्रिटिश राज के अंदर था और ब्रिटिश प्रैक्टिस करवाते थे श्रीलंका में प्लांटेशन। प्लांटेशन एक फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, जिसको पूरी तरीके से ट्रेड पर्पस के लिए प्रैक्टिस में लिया जाता है। प्लांटेशन प्रैक्टिस करवाने के लिए जो लेबर्स का रिक्वायरमेंट होता था, वो लेबर के फ्लो के वजह से कुछ इंडियंस जो थे बेसिकली तमिलनाडु या फिर जो अपना साउथ इंडियन स्टेट है, साउथ इंडियन स्टेट से कहाँ पहुँचे थे? श्रीलंका पहुँचे थे, ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने के लिए जो लेबर का रिक्वायरमेंट होता था वो ब्रिटिश फुलफिल करती थी लेबर के खरीद फरोख्त से। बेसिकली लेबर्स को खरीदा जाता था या लेबर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, जिसको कहा जाता है इंडेंचर्ड लेबर। और इंडेंचर्ड लेबर के रूप में काम करने के लिए जो इंडियन कभी गए होंगे श्रीलंका और वो वहीं बस गए होंगे, उसी को कहा गया इंडियन तमिल, ठीक है। इंडियन तमिल का कंपोजिशन 5% था पूरे श्रीलंका के अंदर, ठीक है। और एक लास्ट आता है क्रिश्चियन जो कि 7% थे, और वो लोग तमिल और सिन्हाला बोलते हैं। तमिल और सिन्हाला दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं। तो जब देखा गया कि सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है श्रीलंका के अंदर वो 74% है, तो गवर्नमेंट के मन में आया कि क्यों ना इसी कम्युनिटी का, सिन्हाला कम्युनिटी का ही हम लोग सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर दे। क्या इस्टेब्लिश कर दे? सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर दे। बेसिकली जितना भी प्रिफरेंसेस है अगर हम लोग इस कम्युनिटी को दे दे और ये कम्युनिटी को अपने पक्ष में कर ले, तो हर बार सरकार अपनी ही बन जाएगी। बहुत भयंकर साजिश था ये, लेकिन ऐसा हो ना सका, ठीक है। जैसा मैंने ये बताया कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वो क्या की, सिन्हाला सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो सरकार अभी बनी है वो सिन्हाला, तमिल और क्रिश्चियन तीनों के वोट को मिलाकर बनी है, ठीक है। लेकिन सरकार चाह रही है कि केवल ये कम्युनिटी, सिन्हाला कम्युनिटी का सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर दिया जाए, इस कम्युनिटी को अपने पक्ष में कर लिया जाए, ठीक है। तो उसको लेकर ये मेजोरिटेरियनिज्म या मेजोरिटेरियन का मेजर अपनाया गया। बेसिकली अगर हम लोग मेजोरिटेरियन का बात करें तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक है मेजोरिटी और एक है टेररिज्म। टेरर, उग्रवाद, आतंकवाद, ये दो वर्ड से मिलके बना है मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है। मतलब किसी कम्युनिटी का सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए आप देश में दंगा करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सरकार यहाँ से एक कदम और आगे बढ़ी। 1956 में क्या हुआ, गवर्नमेंट एक एक्ट पास की, श्रीलंकन गवर्नमेंट एक एक्ट पास की जो ये कहता था कि जो सिन्हाला है, सिन्हाला लैंग्वेज को इकलौता आधिकारिक भाषा यानी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, वर्ड पे गौर करना है, यहाँ पर वर्ड क्या बोल रहा है, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब कि सिन्हाला ही इकलौता ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा श्रीलंका का। अगर गवर्नमेंट ये बोल रही है कि सिन्हाला ही इकलौता ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा,
तो बाकी लैंग्वेज का क्या फिर? वहाँ श्रीलंका के अंदर तमिल बोलने वाले भी तो लोग थे, उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया गया, उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया गया। बहरहाल ये कंपोजिशन अगर किसी को लिखना हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो तमिल बोलने वाले लोगों को कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया गया। प्रिफरेंसेस जितना भी देना था, प्रिफरेंसेस दिया गया किसको? सिन्हाला बोलने वाले लोगों को प्रिफरेंसेस दिया गया। गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज़ के पोजीशंस में, मतलब कि आप अगर सिन्हाला बोलते हो, आप सिन्हाला कम्युनिटी, सिन्हालिस कम्युनिटी से आते हो, तो आपको काफ़ी सारा छूट मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। कहाँ पर? श्रीलंका के अंदर। और एक लौता ऑफिशियल लैंग्वेज तो बना ही दिया गया था 1956 में। ये कुछ स्टेप्स लिया गया था गवर्नमेंट्स के द्वारा वहाँ पर, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, सिन्हाला सुप्रीमेसी। ये कुछ स्टेप्स लिया गया था, ठीक है। सरकार के मन में चल रहा है कि हम सिन्हाला का ही सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर दे ताकि बार बार अपना सरकार बने, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं था कि वो सिन्हाला का सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा और तमिल बोलने वाले लोग चुप बैठेंगे, ऐसा भी नहीं था। तो श्रीलंकन तमिल्स जो थे वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च किए। यहाँ पार्टीज का मतलब होगा पॉलिटिकल पार्टी, पार्टीज का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च किया, काफ़ी स्ट्रगल किया गया श्रीलंकन तमिल्स के द्वारा। किस लिए? ताकि तमिल लैंग्वेज को भी क्या मिले? रिकॉग्निशन मिले, तमिल लैंग्वेज को रिकॉग्निशन मिले और तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, ठीक है। 1980s के समय में क्या हुआ, जो पार्टीज बनी थी श्रीलंकन तमिल की, वो इंडिपेंडेंट तमिल एलम का डिमांड करने लग गई। अब ये एलम का मतलब क्या? तमिल एलम का डिमांड किया गया। एलम का मतलब होता है स्टेट, राज्य। जैसे इंडिया में प्रेजेंट में 28 स्टेट्स हैं, उसी तरीके का एक स्टेट बनाया जाए। कहाँ पर? श्रीलंका के नदन और ईस्टर्न पार्ट पे, ठीक है। उत्तर और पूर्वी भाग में श्रीलंका का क्या बनाया जाए? एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम बनाया जाए। ये डिमांड किसका था? श्रीलंकन तमिल्स का था। डिमांड किसका था? श्रीलंकन तमिल्स का ये डिमांड था, ठीक है। लिखना हो तो लिख सकते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे लोगों के बीच में वहाँ पर डिस्ट्रस्ट जो था, विश्वास कम होते गया। और जब विश्वास कम हुआ, आग लगी हुई ही थी, इस आग पर पेट्रोल का काम कर दिया गया बैड गवर्नेंस। मतलब अलग अलग लोगों, अलग अलग कम्युनिटी के बीच में विश्वास पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। और उस पर आया सरकार का एक फैसला 1956 में। 1956 का जो एक एक्ट था वो क्या बोल रहा था? सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ये एकदम बैड गवर्नेंस है। मतलब आप एक तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, सभी मिलकर आपको चुना है और आप काम किसी एक के लिए करोगे तो जाहिर सी बात है बाकी से तो लात जूता खाओगे ही। और ये लीड किया किसको? सिविल वार। लोग आपस में लड़ने लग गए, सरकार के खिलाफ पूरा हंगामा हुआ, ठीक है। ये श्रीलंका का केस था। अगर कुछ कंपेयर किया जाए, अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं, अगर कंपेयर किया जाए श्रीलंका या फिर बेल्जियम और श्रीलंका के केस को, तो हम लोग पाएंगे कि बेल्जियम की जो पावर अरेंजमेंट थी, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट थी, वो श्रीलंका के मुकाबले काफ़ी अच्छा था, ठीक है। कंपेयर अगर करें पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, PSA लिख रहा हूँ मैं, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को
तो मालूम चलेगा कि जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी वो चाह रही थी कि सारा कम्युनिटी को साथ लेकर चले, हम साथ साथ हैं। लेकिन वहीं श्रीलंका का बात करें तो ये साथ वाला छोड़ो, बोला कि खाली सिन्हाला अपने साथ आ जाए, बाकी सरकार अपने। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बेल्जियम में आया पीस, शांति, और यहाँ हुआ मारकाट, यानी कि सिविल वॉर। तो ये कुछ कंपेयर है, ये कंपैरिजन है किसका, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में। बेल्जियम में गवर्नमेंट का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ऐसा था कि सभी को साथ लेकर चलना है, जिसका नतीजा ये देखने को मिलेगा कि यूनियन गवर्नमेंट अलग अलग किया गया, स्टेट गवर्नमेंट अलग किया गया, ब्रुसेल्स का जो कम्युनिटी का कंपोजिशन था वो अलग था, तो ब्रुसेल्स के लिए भी अलग गवर्नमेंट दे दिया गया। ठीक है, लेकिन श्रीलंका में ऐसा हुआ नहीं। श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उसकी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। तमिल और क्रिश्चियंस को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया। फर्दर बात करें अगर पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, ठीक है, वाई पावर शेयरिंग इज़ कंसिडर्ड डिज़ायरेबल, तो इसके पीछे दो रीज़न है, एक प्रूडेंशियल रीज़न और एक मोरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न को कहा जाता है समझदारी भरा कारण। समझदारी भरा कारण, समझदारी क्या है, देखिए प्रूडेंशियल अगर बात किया जाए तो सबसे पहले पावर शेयरिंग अगर बढ़िया हो, पावर शेयरिंग अगर बढ़िया हो तो ये सोशल ग्रुप्स के बीच में जो मतभेद है, कन्फ्लिक्ट्स है, उसको पूरी तरीके से समाप्त करने का प्रयास या जतन करती है। ठीक है, दूसरा, अगर पावर शेयरिंग अच्छा हो तो ये पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। अगर आपका पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल है तो आपका फंक्शन जो है, फंक्शनिंग जो है देश का, आपका देश का जो फंक्शनिंग है वो भी अच्छा होगा। देश का जो फंक्शनिंग है वो भी स्मूथ एंड वेल होगा। ठीक है, मान लो आप जहाँ अभी बैठे हो वो जगह अचानक हिलने लग जाए, बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लग जाए, तो जाहिर सी बात है आप वहाँ बैठ नहीं पाओगे। क्यों? अनस्टेबिलिटी है ना। अगर स्टेबल रहे तो जाहिर सी बात है आराम से बैठोगे, पढ़ोगे। अब देश का पॉलिटिकल सिस्टम ही अनस्टेबल हो जाए, लोग आपस में लड़ने लग जाए, मार काट मच जाए देश में, तो देश काम कैसे करेगा? पहले मार काट सुलझाओगे या फिर काम करोगे? जाहिर सी बात है मार काट सुलझाना है। मोरल रीज़न का बात किया जाए तो पावर शेयरिंग को कहा जाता है कि ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का आत्मा है। लोकतंत्र का आत्मा है ये, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है इसको, लोकतंत्र का आत्मा। शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर मर जाता है। डेमोक्रेसी से अगर पावर शेयरिंग निकाल दिया जाए तो डेमोक्रेसी खत्म, फिर मोनार्की, डिक्टेटरशिप हो जाएगा वो। ठीक है, तो डेमोक्रेसी अगर है तो पावर को शेयर करना जरूरी है ताकि लोगों के बीच में भी ट्रस्ट जनरेट किया जा सके, ट्रस्ट रहे। तो अगर ये किसी को लिखना हो तो लिख सकते हैं, वीडियो रोक कर लिख ले, वीडियो रोक कर लिख ले। बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलिए आते हैं आगे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ऐसा क्या क्या तरीका है जिसमें पावर को शेयर किया जा सकता है? ठीक है, एक इसमें पढ़ना है हॉरिजॉन्टल डिवीज़न या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, एक है वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन या हॉरिजॉन्टल डिवीज़न को हम लोग सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी कहेंगे, चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, बात करें अगर वर्टिकल डिवीज़न का तो इसको कहेंगे फेडरल डिवीज़न। और सिविक्स के अंदर जो चैप्टर सेकंड है वो असल में पूरा इसी बात पर है, वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर पर। आगे सोशल ग्रुप्स का अगर कुछ एग्जाम्पल लिया जाए तो बेल्जियम का जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, वो भी इसी सोशल ग्रुप्स का ही तो एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद एक आता प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी।
प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है, जैसे कि एक सर्टेन ग्रुप जो किसी एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाई गई हो, उसको हम लोग प्रेशर ग्रुप कहेंगे, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि रूलिंग तो होता ही है, रूलिंग पार्टी, उसके साथ साथ अपोजिशन पार्टी भी होती है। तो रूलिंग के साथ साथ अपोजिशन के पास भी कुछ पावर होता है डेमोक्रेसी के अंदर। सबसे पहले हम लोग आइए समझते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। किसको? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखिए, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग में होता क्या है, पावर अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में डिवाइड होती है, ठीक है। तो पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग, इज शेयर्ड बिटवीन या शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट गवर्निंग ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये ऑर्गन्स है क्या क्या? अगर ऑर्गन्स का बात किया जाए, सरकार के अगर अंगों के बीच में पावर का डिवीज़न हो तो 3 ऑर्गन्स है। एक है आपका लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशियरी, एक है जुडिशियरी। ये 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। तीनों गवर्निंग ऑर्गन्स के हाथ में कुछ पावर है, लेकिन अनलिमिटेड पावर नहीं है, ठीक है। जैसे लेजिस्लेचर का काम क्या है? कानून बनाना। लेजिस्लेचर लेजिस्लेट करती है या फिर ये कानून बनाती है। ये उसी एग्जीक्यूटिव जो है उसी कानून को एग्जीक्यूट करती है, एग्जीक्यूट लॉ। और अगर जुडिशियरी का बात करें तो जुडिशियरी करती है चेक। जुडिशियरी क्योंकि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी मानी जाती है, गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है जुडिशियरी को। तो लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है उसको चेक करता है जुडिशियरी, और अगर वो संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनली अगर वो खरा नहीं उतर पाता है तो उस कानून को जुडिशियरी जो है समाप्त कर देती है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम लोग सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस। तो अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर ऑर्गन्स के बीच में डिवाइड होगा। ऑर्गन कौन कौन है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उस कानून को एग्जीक्यूट करेगी और जुडिशियरी उसको चेक करेगी। इसीलिए इसको सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है। अब सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस क्यों कहा जाता है? वाई? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो अभी जस्ट पीछे हम लोग बात किए कि जो ऑर्गन्स है, कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर इंजॉय नहीं करता है, ठीक है। सबसे पहले पावर का डिवीज़न तो हो रहा है अलग अलग ऑर्गन्स के बीच, ठीक है। डिवीज़न ऑफ पावर टुक्स प्लेस, डिवीज़न ऑफ पावर टुक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स। पावर तो है, पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। नो ऑर्गन्स एज गिवन
अनलिमिटेड पावर, ठीक है, अनलिमिटेड पावर। हालांकि अगर पीछे देखा जाए तो जुडिशियरी के पास ये पावर है कि लेजिस्लेचर जो कानून बनाया है उसको ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो तभी करेगा जब कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं होगा, संवैधानिक रूप से वो सही नहीं होगा। अगर वो संविधान को गलत ठहरा रहा है तब वो कानून को वो नल एंड वॉइड कर सकती है, कौन? जुडिशियरी। इसके बाद कोई ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। हर ऑर्गन एक दूसरे के फंक्शनिंग को चेक करती है। एवरी ऑर्गन चेक द फंक्शनिंग ऑफ अदर, चेक्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर, चेक्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर। इसीलिए इसको हम लोग, ये 3 रीजन काफ़ी होगा, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस। तो यहाँ से क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस क्यों कहा जाता है। अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में पावर डिवाइड होगा, कोई भी ऑर्गन्स के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। हर ऑर्गन जो है एक दूसरे के काम को चेक करेगा, इसीलिए इसको हम लोग सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। क्या है? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अगर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर का बात करें तो इसमें पावर जो है ना वो अलग अलग लेवल पर शेयर होता है। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट गवर्निंग लेवल। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब ये लेवल कौन कौन सा है? लेवल का अगर बात करें तो सबसे पहले यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन के बाद यूनियन के नीचे आएगा स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट के बाद आता है लोकल गवर्नमेंट, या फिर इसको हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट भी कहते हैं। कम्युनिटी, स्टेट या फिर रीजनल। तो 3 लेवल है। इंडिया का अगर बात करें तो यहाँ पर 3 लेवल है, और वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर को हम लोग फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। ठीक है, ये दूसरा फॉर्म है पावर शेयरिंग का, वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। लिखना हो तो लिख सकते हैं। पहला यहाँ है वाई, एक है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर लिखना हो तो लिख सकते हैं, लिखना हो तो लिख सकते हैं। वीडियो रोककर बढ़े आगे, चलिए ठीक है। अब ये है वाई हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। HDPS जो है वहाँ पर वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर 3 रीजंस मेंशन्ड है जिसके वजह से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग को हम लोग सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कहते हैं। लिखना हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे है दूसरा फॉर्म, वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। वीडियो रोक कर लिख ले, ठीक है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी। बड़े आगे चलिए देखते हैं। आगे अगर बात करें हम लोग और क्या फॉर्म है, तो एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सोशल ग्रुप और एक है प्रेशर ग्रुप। तो सोशल ग्रुप और प्रेशर ग्रुप से क्या मतलब है, चलिए देख लेते हैं। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग, एक का फॉर्म तो ये है
जहाँ पर पावर को सोशल ग्रुप के बीच में शेयर किया जाता है। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जैसे एग्जाम्पल का हम लोग बात करें, इन बेल्जियम, बेल्जियम के केस में क्या था, ये था कम्युनिटी गवर्नमेंट। इट इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट होता है उसी को हम लोग सोशल ग्रुप या फिर सोशल गवर्नमेंट के नाम से जानेंगे, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट, सॉरी, सोशल ग्रुप। बेसिकली जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में बनाई गई थी वो था क्या कि डच कम्युनिटी के लिए भी गवर्नमेंट बना दी गई है और फ्रेंच कम्युनिटी के लिए भी गवर्नमेंट, वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट के बेसिस पर। मतलब जो डच रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको केवल और केवल डच के लोग चुनेंगे, डच बोलने वाले लोग, और जो फ्रेंच कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे उसको केवल और केवल फ्रेंच बोलने वाले लोग चुनेंगे, कुछ वैसे बेसिस पर। और फिर अगर आगे बात किया जाए तो सम पावर इज ऑल्सो गिवन, पावर इज ऑल्सो गिवन टू प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। अगर डेमोक्रेसी का बात करें तो डेमोक्रेसी में जीतने वाले पार्टी को हम लोग कहते हैं रूलिंग पार्टी, जो गवर्नमेंट चलाती है वो होती है रूलिंग पार्टी, और जो हार जाती है वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। अपोजिशन पार्टीज़ को भी कुछ पावर दिया जाता है। बेसिकली अगर कभी रूलिंग पार्टी अपने काम करने में विफल रहे, रूलिंग पार्टी अपना काम ठीक से ना कर पाए, तो उसको क्रिटिसाइज़ करने का काम किसका रहता है, अपोजिशन, विरोधी दल, ठीक है, ये क्रिटिसाइज करती है। क्रिटिसाइज किसको, गवर्नमेंट को। लेकिन क्यों, फेलियर के ऊपर। गवर्नमेंट अपना काम अगर ठीक से नहीं कर पाई, गवर्नमेंट अगर फेल हुई तो उसको क्रिटिसाइज करेगी कौन, अपोजिशन। और अपोजिशन जब क्रिटिसाइज कर रही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि रूलिंग पार्टी उस पर टैंक और गोला बारूद चलवा दे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है अपोजिशन पार्टी को ये पावर प्रोवाइड कराती है, ठीक है। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, प्रेशर ग्रुप बेसिकली कुछ लोगों का झुंड होता है जो एक सर्टेन काम करने के लिए बनाया गया होता है। जैसे कि अगर कुछ प्रेशर ग्रुप्स का मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूँ तो जैसे कि ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बेसिकली ये एडवोकेट से या फिर जो लीगल मैटर्स होता है उससे संबंधित है, ठीक है। ट्रेड यूनियंस होता है काफ़ी सारा, ट्रेड यूनियंस, ये सब प्रेशर ग्रुप है जो कुछ अपने मैटर को लेकर स्ट्रगल करती है। स्टूडेंट यूनियन होता है, स्टूडेंट यूनियन कभी भी किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व नहीं होगा, अगर स्टूडेंट का कुछ मैटर है तो उसमें इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये है प्रेशर ग्रुप्स, और ये चौथा फॉर्म है पावर शेयरिंग का डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, लिख सकते हैं, ठीक है। ये चौथा फॉर्म है, ठीक है। ये है तीसरा यहाँ पर जो पावर सोशल ग्रुप्स के बीच डिवाइड होता है। लिख ले, वीडियो रोक कर लिख ले, ये भी। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दे, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच। और जो YouTube का रिचुअल्स है, अगर चैनल पे नए हैं या फिर पुराने भी हैं और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करें। तो मैं अनुराग आनंद बहुत जल्द मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।